हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआई अकेडमी। आज हम लोग बिहार विशेष की अपनी सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग जनगणना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जनगणना जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, इन सभी फैक्ट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत में जो जनगणना होता है तो जनगणना है क्या। देखिए, अगर मैं बोला जाए कि जनगणना, तो जनगणना का अर्थ हुआ किसी भी चीज की निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना। किसी भी चीज की अगर कोई निश्चित संख्या है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा, कि उनकी संख्या कितनी होगी, वो हम क्या बोलेंगे, उसे जनगणना बोलेंगे। तो जनगणना के क्या, जनगणना करने से कुछ लाभ होता है, तो बिल्कुल होता है। लाभ की अगर हम बात करें तो जैसे जो सरकारी योजनाएं बनती है, मान लीजिए किसी देश की आबादी है 100 करोड़, तो हम 100 करोड़ आबादी के हिसाब से अपनी सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसे हम बना सकते हैं। उसके अलावा देश में बेरोजगारी दर क्या है, कितने लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, उन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जनगणना के ये सभी लाभ हमारे पास हो सकते हैं। तो भारत में जो सबसे पहले जनगणना कराया गया था ना, सबसे पहले जनगणना कराया जाता है 1872 ईस्वी में। हम उस समय क्या थे, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और उस समय में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्हें बोला जाता था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा क्या किया गया था, 1872 ईस्वी में जनगणना भारत के अंदर पहली बार हुआ था। बट ये पूर्ण रूप से जनगणना इसे नहीं माना जाता है। ये पूर्ण जनगणना नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है, सुव्यवस्थित रूप से जनगणना जो है पहली बार भारत के अंदर कब हुई है, 1881 ईस्वी में। और ये जो करवाया गया था, ये करवाया गया था किस व्यक्ति के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इसे ही हम मानेंगे कि भारत की पहली जो जनगणना हुई थी सुव्यवस्थित ढंग से, वो कब हुई है हमारे यहाँ, वो हुई है 1881 ईस्वी में। फिर इसके बाद एक नियम चलाया गया कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर हम क्या करेंगे, 10 वर्ष के अंतराल पर हम क्या करवाएंगे, जनगणना करवाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो भारत को जो आजादी मिली है वो मिला है 15 अगस्त 1947 को। तो आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई होगी, आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई होगी, 1991 ईस्वी में। और हर 10 वर्ष के अंतराल पर देखोगे तो फिर 1961, 71, फिर 81, 91, 2001, और जो आखिरी जनगणना हुई है वो कौन सी हुई है, आखिरी जनगणना हमारी हुई है 2011। तो अगर आपसे एक सवाल ऐसा भी पूछा जाए कि ये आजादी के बाद जो आखिरी जनगणना हुई है वो किस वर्ष हुई है, तो 2011 में। और अगर इसका क्रम पूछा जाए तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, 7वां। अगली जो जनगणना होनी चाहिए थी, वो जनगणना होनी चाहिए थी 2021 ईस्वी में, लेकिन 2021 में ये जनगणना को पोस्टपोन कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसका कारण ये था कि कोविड-19 जो है उस वक्त बहुत चरम पे था, और उस वक्त पे ये जनगणना कराना संभव नहीं था। तो इस कारण से क्या होता है, 2021 की जनगणना नहीं हो पाती, और ये जनगणना 2026 तक भी नहीं हो पाई है। ये तो इसके बारे में रहा। तो अब सवाल इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो 2011 की जनगणना हुई है ना, तो 2011 की जनगणना का कुछ थीम था। इसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इस जनगणना का जो क्रम था, अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो ये कौन सा क्रम होगा, 15वां क्रम था। और आवर सेंसस आवर फ्यूचर ये हमारा क्या था, उस वक्त का थीम इसे रखा गया था। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसे बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझने का प्रयास करेंगे, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड आपसे कौन कौन से सवाल जो है वो बिहार के एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो सवाल पूछा जा सकता है कि जनगणना जब हुई होगी तो उस वक्त पे हमारे यहाँ कुछ जनसंख्या भी रही होगी। तो अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? 10 करोड़ 40 लाख। अभी इसके अलावा भी 2022 तक इसके अंदर एक जातिगत जनगणना हुई थी, और जातिगत जनगणना में ये पाया गया है कि जो बिहार की आबादी है लगभग 12 करोड़ 49 लाख के आसपास बताई गई है। तो हम लोग केवल और केवल किस फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे? 2011 के फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ में कुछ आपको भारत से संबंधित फैक्ट्स को बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं बात करूं बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10 करोड़ 40 लाख। और अगर मैं बोलूं कि भारत की जनसंख्या उस वक्त पे कितनी थी, तो लगभग हमारे यहाँ कितना था? 121.06। तो हम लोग 121 करोड़ से मान सकते हैं कि भारत की जनसंख्या उस वक्त पे कितनी थी? 121 करोड़। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला, अब जनसंख्या जो बढ़ा ना, वो पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा, उसे हम लोग बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ। उसे क्या बोला जाएगा? डिकेडल ग्रोथ। यानी कि अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? दशकीय वृद्धि। और दशकीय वृद्धि अगर आपसे पूछा जाए, इससे भी रिलेटेड आपसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो बिहार का जो दशकीय वृद्धि था वो लगभग कितना है? 25.4% जो है वो किसका है? बिहार का है। और अगर हम इसकी तुलना भारत से करें तो भारत का जो है वो 17.7% क्या है? जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलता है जो 10 सालों में। इसको अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, मान लीजिए कि 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़। और अगर हम बात करें 2011 में, 2011 में अगर मान लेते हैं 10 करोड़ और 40 लाख तक, तो इन दोनों में कितना वृद्धि हो गया, उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे बोला जाएगा दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि बिहार के लिए कितना प्रतिशत हो गया? 25.4%। और अगर हम बात करें भारत की, कि भारत का दशकीय वृद्धि कितना रहा, तो भारत का दशकीय वृद्धि कितना रहा? 17.7%। ये हुआ। अगर हम इससे आगे की फैक्ट्स को देखें तो देखिए, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात। अब ये लिंग अनुपात होता क्या है? तो देखिए, आप जानते होंगे कि प्रकृति में मुख्य रूप से दो ही जातियों का निर्माण हुआ है। एक जाति है पुरुष और एक जाति है महिला। तो डिसाइड ये किया जाता है कि अगर पुरुषों की संख्या 1000 है ना, तो 1000 के पुरुष होने पर कितने उस देश के अंदर महिलाएं हैं। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो हम x को क्या बोल देंगे कि लिंगानुपात जो होगा वो क्या होगा? x होगा। और अगर हम बात करें कि बिहार के कंटेक्स्ट में, तो बिहार में 1000 पुरुष पर लगभग कितनी महिलाएं हैं? 918 महिलाएं हैं। उसके अलावा अगर हम भारत की बात करें कि भारत में क्या ये लिंगानुपात जो होगा वो कितना होगा, तो भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं देखने को मिलेंगी। तो भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 943। जबकि बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 918। इसके बाद अगर एक टर्म को और देखने का प्रयास करें तो एक टर्म होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या बोलते हैं? किसे बोलते हैं? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया लेंथ है और 1 किलोमीटर का विड्थ है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहेंगे, मतलब मान लेते हैं कि इसमें कितने लोग रह रहे हैं? 1000 लोग रह रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो उसे क्या बोला जाएगा? उसे जनसंख्या घनत्व बोला जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? अगर मैं इसके बिहार के कंटेक्स्ट में बात करूं कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना होगा, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 1106 है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां देखने को मिलेगा, तो भी आप बिहार ही बताओगे। जबकि अगर भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व मात्र कितना है? 382। तो अगर आप बिहार से हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि लगभग 3 गुना, मतलब जितने क्षेत्र पूरे भारत में रहते हैं ना, उतने ही क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना ज्यादा आबादी कहां पे रहती है? आपके बिहार में रहने को देखने को मिलता है। तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने समझा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक अगला कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, या इसे में बोला जाए तो साक्षरता दर। अच्छा, साक्षर होना, शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना, दोनों में, इन सभी बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। साक्षरता का भारत के अंदर अगर परिभाषा में क्या बोला जाता है?
अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हो, थोड़ा बहुत लिखना जानते हो, थोड़े बहुत अगर मैथ्स के सवाल सॉल्व करना जानते हो, तब आप क्या माने जाओगे? आप साक्षर माने जाओगे। साक्षर हो जाना, बहुत ज्ञानी हो जाना, दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। तो साक्षरों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप बोलोगे कि ज्ञानी लोगों की संख्या, वो शायद संभवतः आपको कम देखने को मिले। तो अगर मैं बात करूं बिहार का साक्षरता दर, तो बिहार का जो साक्षरता दर है वो लगभग कितना है? 61.8%। बिहार का साक्षरता दर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं बात करूं भारत का साक्षरता दर कितना है? 73% है पूरे भारत की। तो बिहार जो है उसमें सबसे कम है। बिहार किसी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रहा, बिहार जबरदस्ती उसको पीछे की ओर धकेल रहा है। और बिहार में भी अगर हम बात करें महिलाओं की और पुरुषों की, तो इसमें भी आप देख पाओगे कि बिहार में महिला और पुरुषों के भी जो साक्षरता दर है उसमें काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं का साक्षरता दर है लगभग 51.5%, जबकि पुरुषों का साक्षरता दर आपको कितना देखने को मिलेगा? लगभग 72%। मतलब बिहार में महिलाएं जो है ना वो कम साक्षर है, पुरुषों की तुलना में अगर हम बात करें तो कम साक्षर आपको देखने को मिलेगा। जबकि भारत में अगर हम देखेंगे, भारत में ये महिलाओं और पुरुषों का जो अगर तुलना देखा जाए तो भारत में महिलाएं जो है वो 64% लोग क्या है? महिलाएं हैं जो साक्षर हैं। जबकि पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों में 80%, 80.9, मतलब आप 80 भी याद रखोगे तो काम चलेगा। 80% पुरुष क्या है जो वो साक्षर होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ से याद करना होगा। फिर बिहार में अगर हम बात करें, बिहार में पुरुषों की बात करें तो बिहार में पुरुषों में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा जिला होगा वो कौन सा होगा? रोहतास। और सबसे कम साक्षर जिला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम अगर पुरुषों की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। अगर हम बात करें रोहतास में लगभग कितने प्रतिशत हैं? तो 82% लोग ऐसे हैं जो क्या है रोहतास के अंदर क्या मिलेंगे आपको? साक्षर मिलेंगे। जबकि पूर्णिया के अंदर अगर पुरुषों का परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो पूर्णिया में पुरुषों का परसेंटेज लगभग कितना है? 59%। उसी तरह से अगर महिलाओं की तुलनात्मक रूप से बात की जाए कि महिला सबसे ज्यादा कहां पढ़ी लिखी हैं, तो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगी? रोहतास के अंदर दिखेगा कि रोहतास की महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। जबकि सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो सबसे कम, मतलब सबसे कम महिला साक्षर आपको कहां पे मिलेंगी? तो आपको सहरसा के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपसे इसका परसेंटेज भी पूछा जाए तो लगभग 63% महिलाएं कहां पे पढ़ी लिखी हैं? रोहतास के अंदर। और 47% महिला जो है वो कहां पे आपको पढ़ी लिखी मिल जाएंगी? सहरसा के अंदर मिल जाएंगे। तो ये तो हमने बात की। अब अगर हम आगे के फैक्ट्स को देखें तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे हम जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक है? तो बिहार का सबसे अधिक, अच्छा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106। शिवहर जो है ना, शिवहर के अंदर आपको सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1880 लोग रहते हैं कहां पे? 1 स्क्वायर किलोमीटर। और बिहार का सबसे छोटा जिला भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम बताओगे? शिवहर का नाम बताओगे। और सबसे कम अगर मैं पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का होगा, किस जिले का होगा, तो वो है आपका कैमूर। लेकिन कैमूर की भी जनसंख्या भारत की जनसंख्या घनत्व से काफी ज्यादा है, मतलब 488। जबकि अगर आपने, आपको याद हो तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपने कितना पढ़ा था? 382। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या बिहार के जितने जिले हैं ना, बिहार में 38 जिले हैं और 2 पुलिस जिला है, तो 38 जिलों को अगर आप देखोगे तो क्या सभी जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत की जनसंख्या घनत्व से अधिक है या नहीं? तो इसका जवाब सीधा सीधी हो जाएगा हाँ, उसकी जनसंख्या जो है वो काफी अधिक है। क्योंकि सबसे कम जो कैमूर है ना वो भी भारत की जनसंख्या से लगभग 100 अधिक है। तो यहां से आप ये सवाल बता सकते हो। अब अगर हम बात करें कि बिहार में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात
सबसे अधिक और सबसे कम किस जिले का है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात, तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है, गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 पुरुषों पे अगर आप देखोगे तो लगभग आपको कितनी महिलाएं देखने को मिलेंगी, 1021 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात जो है वो कहां पर का है, तो आप बताओगे मुंगेर। तो सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, मुंगेर। वहां पे कितना है, 872। 1000 पुरुष पर आपको कितनी महिलाएं देखने को मिलेंगी, 872। अगर इसी में भी एक चीज आगे देखा जाए तो एक सवाल पूछा जाता है बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात किसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट वही है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, लेकिन इसमें कितना होगा, ये हम उम्र जो है वो कम कर देते हैं। मतलब 0 से 6 वर्ष के आयु के कितने ऐसे बच्चे हैं, मतलब 100 अगर लड़के हो रहे हैं ना, 1000 लड़के हो रहे हैं, तो उस पर कितनी बच्चियां पैदा हो रही है, उसे ही क्या बोला जाएगा, बाल लिंगानुपात। लेकिन उसमें उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, 0 से 6 वर्ष के लिए। तो बाल लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा किसमें आपको देखने को मिलेगा, किशनगंज जिले के अंदर। किशनगंज का जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है, 971। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम बाल लिंगानुपात किसका है, तो आप बताओगे वैशाली जिला। वैशाली जिला का बाल लिंगानुपात सिर्फ और सिर्फ कितना है, 904 है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बारे में हमने समझा। अब आगे की कहानी को देखिए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है शहरीकरण। तो 2011 के अनुसार, 2011 में जो जनगणना किया था, तो पूछा ये गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो शहरीकरण के मामले में सबसे आगे है। तो शहरीकरण जो होगा वो सबसे ज्यादा कहां का होगा, पटना का। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, समस्तीपुर तथा बांका। कई बार 2011 का डाटा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब ये लगभग आपका 45% से ऊपर जा चुका है। लेकिन 2011 के अनुसार से ये कितना प्रतिशत है, 43%। और जबकि अगर आपसे समस्तीपुर और बांका का पूछा जाए तो यहाँ पे शहरीकरण मात्र कितना है, 3.4%। तो ये फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सवाल पूछा जाता है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट की सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है और सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहां पर होती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, गया जिले के अंदर। और सबसे कम जो है वो कहां मिलेगा, किशनगंज के अंदर। अगर आपसे इसका परसेंटेज भी पूछा जाए तो गया के अंदर लगभग जो है 30.39% है, और किशनगंज के अंदर जो एससी की पॉपुलेशन है वो आपको 6.69% देखने को मिलता है। उसके अलावा एसटी पॉपुलेशन भी अगर आपसे पूछा जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे हम लोग बोलते हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे अधिक संख्या आपको कहां देखने को मिलेगी, किस जिले में, पश्चिम चंपारण में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम इसका जो एसटी पॉपुलेशन है वो कहां पर है, वो है आपको खगड़िया जिले के अंदर। ठीक है, अगर आपसे कभी परसेंटेज भी पूछा जाए तो इसका परसेंटेज होगा, एसटी पॉपुलेशन जो है वो 6% है, 6.35 होता है, लेकिन अगर आप 6 भी याद रखोगे तो काम चलेगा। जबकि खगड़िया के अंदर देखोगे तो 0.04% ही क्या है, एसटी की पॉपुलेशन है। तो ये हमने बिहार के जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।